Good morning, students. Myself, Dr. Atul Kumar Agrawal, lecturer in physics, Government College, Nasirabad. आज बीएससी पार्ट सेकेंड फिजिक्स के फर्स्ट पेपर थर्मोडायनेमिकल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की यूनिट 1 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पहला टॉपिक है मैक्सवेल के आणविक वेगों के नियम की बात करेंगे और मैक्सवेल के बंटन नियम का व्युत्पन्न करेंगे। देखिए, हमने क्लास 11 में भी पढ़ा, जो गैसें होती है, एक आदर्श गैस जो है वो किसी भी ताप पर गतिशील होती है और गैसों के अणु यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। मैक्सवेल ने इसी पे एक आधारित अपना नियम दिया जिसे मैक्सवेल का वेग बंटन नियम या चाल बंटन नियम कहते हैं। मैक्सवेल के नियम के अनुसार हमारे पास किसी भी पात्र के अंदर यदि कोई कण अणु है, जो गैस अणु है, वो यादृच्छिक गति करते हैं तो उनका वर्गमूल माध्य वेग नियत रहता है। यानी किसी दिए गए ताप पर वर्ग माध्य मूल वेग उन गैसों का नियत रहेगा और एक निश्चित परास में, यानी वेग का एक निश्चित परास में अणुओं की संख्या भी समान रहेगी। यह मैक्सवेल का बंटन नियम कहलाता है। हम इस बंटन नियम के मैथमेटिकल ड्राइव करेंगे। उसके लिए कुछ हमें मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन के नियम के मूल जो पोस्टुलेट्स हैं, मूल अभिधारणाएं हैं, वो मैंने यहाँ पर बताई है कि मैक्सवेल ने जो आणविक का नियम लिया जिसके आधार पर हम वर्ग माध्य मूल वेग, सर्वाधिक संभाव्य वेग, औसत वेग आदि की गणना करेंगे। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अणुओं के ये वेग ताप पर निर्भर करते हैं, तो उनके लिए मूल अभिधारणा क्या है। अगर इन मूल अभिधारणाओं में चलें तो सबसे पहली बात आती है मैक्सवेल के अनुसार अणुओं की वृद्ध संख्या। ठीक है, मैक्सवेल ने माना कि किसी भी पात्र में जब अणु है तो उनकी संख्या बहुत वृद्ध है। एवोगाड्रो के नियम से आपको ध्यान है कि एक मोल गैस के अंदर या एक मोल के अंदर जो अणुओं की संख्या है वो 6.023 गुणा 10⁻23 होती है। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर एक मोल क्वांटिटी है तो उसके अंदर अणुओं की संख्या 10⁻23 है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के एक मोल का वेट हुआ 32 ग्राम। मैं कह रहा हूं किसी पात्र में अगर 1 ग्राम भी है तो भी इसकी कोटि 10⁻22 से 10⁻23 के मध्य होगी। तो पहला जो यहाँ पे पोस्टुलेट है कि अणुओं की वृहद संख्या है, यानी दिए गए आयतन में जो अणुओं की संख्या है वो एक बहुत बड़ी होती है। दूसरी बात, सेकंड पोस्टुलेट है कि अणुओं के मध्य दूरी बहुत है। अब देखिए, एक तरफ तो हमने कहा बहुत सारे अणु हैं, लेकिन अणुओं का आकार कितना है? अणुओं का आकार एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर का है। तो अगर कोई पात्र दे रखा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में अणु है, लेकिन जब वो यादृच्छिक गति पर होते हैं, बाय फिजिकल कंडीशन जो है वो अगर नियम में अणु है, लेकिन उनके मध्य दूरी भी वृहद है, मतलब दो अणुओं के मध्य बहुत दूरी है। कारण ये है कि अणुओं का जो आकार है वो बहुत छोटा है। हमारे वास्तविक पात्र में अगर हम वास्तविक आयतन पे चल जाए, मान लीजिए मैंने 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का एक पात्र लिया और उसमें 1 मोल ऑक्सीजन भी भर दें। अभी कोविड ड्यूरेशन में आप सबको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी जाती है। उस एक सिलेंडर में जो ऑक्सीजन होती है पूरे रूम की ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। तब भी ऑक्सीजन के अणुओं का वास्तविक आयतन उस पात्र के आयतन से बहुत कम होता है। मैं आपको याद दिलाऊं कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, उसके अंदर जितने मोल गैस भरी हुई है वो पात्र का आयतन ले लेती है। अगर मान लीजिए वही ऑक्सीजन हम रूम में रख देंगे तो रूम का आयतन ले लेगी। हम जो पात्र का आयतन है वही गैस का आयतन मानते हैं। तो अगर हम वास्तविक आयतन पे जाएं तो सारी गैस हम कंप्रेस करके एक छोटे से डब्बे में भर सकते हैं। मीन्स जो वास्तविक आयतन है वो बहुत कम है और इसी आधार पर दिया कि अणुओं के मध्य वृहद दूरी है, यानी जो अणु है वो वास्तविक रूप से बहुत दूर दूर है और दूर दूर होने से उनके मध्य कोई इंटरेक्शन नहीं है, वो एक सतत गति कर रहे हैं। जो पूरब की तरफ चल रहा है तो पूरब, जो पश्चिम चल रहा है वो पश्चिम, जो उत्तर चल रहा है उत्तर, जो दक्षिण चल रहा है दक्षिण, जो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है।
मीन्स अणुओं की यादृच्छिक गति है वो सतत रूप से गतिशील है, और सतत रूप से गतिशील है। थ्योरेटिकल हम ये मानते हैं कि अणुओं की जो चाल है 0 से अनंत के मध्य है, यानी वेग की बात करें तो दिशा के कारण -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है, बेसिकली सारे मॉलिक्यूल लगातार मूव कर रहे हैं और वो अलग अलग चाल से गतिशील है, तो इनकी गति सतत है। अब जब बात आती है कि मॉलिक्यूल चलते हैं तो नेचुरली एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, तो टकराने के अलावा इस मूलभूत अवधारणा है कि दो टक्कर के मध्य जो टक्कर का एक न्यूनतम समय लग रहा है वही इनका इंटरेक्शन है, अन्यथा उसके अंदर किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं है। यानी हम ये मानते हैं कि अंतराण्विक बल शून्य है। हम एक आदर्श अवस्था ले रहे हैं कि जितने अणु हैं उनके अंतराण्विक बल शून्य है, उनके मध्य किसी भी तरह का इंट्रैक्शन फोर्स नहीं है। मीन्स जब कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं है, तो यानी जितनी भी ऊर्जा है वो शुद्ध रूप से गतिज ऊर्जा होगी, किसी भी तरह की स्थितिज ऊर्जा वहां पर नहीं है। और जब स्थितिज ऊर्जा नहीं है तो सारी ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। और यहाँ पर जब दो अणु इंटरेक्ट करेंगे तो ही वो एक कोलिजन संघट कर रहे हैं तो कोई बल लगाएंगे, अन्यथा उन पर कोई बल लागू नहीं होगा। अगली बात आती है कि जितनी भी टक्कर है, चाहे वो अणु और अणु के मध्य हो और अणु और दीवार के मध्य हो, ये समस्त टक्करें प्रत्यास्थ है, यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम का यहाँ पालन होता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल के आणविक वेग के बंटन के नियम। हम बंटन के नियम के जो मूलभूत अभिधारणाओं की बात करते हैं, इसमें अगली अभिधारणा ये आती है कि अगर हम बात करें तो आयतन वितरण एक समान है। जैसा मैंने कहा कि अणु यादृच्छिक है, यानी हर जगह समान रूप से वितरित है। ऐसा नहीं कि एक स्थान पर ज्यादा और एक स्थान पर कम है। देखिए अगर हम कहीं पे सडनली कोई गैस रिलीज करें तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम स्प्रे की बात करते हैं, जब स्प्रे रिलीज करते हैं तो जहाँ रिलीज किया हो सकता है वहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा हो, लेकिन कुछ समय बाद में एक स्थायित्व आ जाता है और सभी तरफ मॉलिक्यूल समान है। तो स्थायित्व की अवस्था के अंदर गैस के अणु भी सभी जगह एक समान है। मीन्स अगर हम एकांक आयतन में अणुओं की संख्या देखें तो सब जगह समान होगी। एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक हर बिंदु पर एकांक आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। मीन्स एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n/d, तो किसी भी दिए हुए आयतन में अणुओं की संख्या dn = n/dv से निकाल सकते हैं। ये सब जगह सत्य होगा। और यहाँ स्मॉल n जो अणुओं की संख्या है या संख्या घनत्व वह नियत रहेगा। जैसे मैंने बताया कि इनकी चाल 0 से इन्फिनिटी सभी दिशा में संभव होगी, और अगर वेग की बात करेंगे तो -अनंत से +अनंत तक होगा। ये हमारे मूलभूत अभिग्रहिताएं हैं। इन मूलभूत अभिग्रहिताओं से हम किसी वेग की बात करेंगे, किसी वेग डिस्ट्रीब्यूशन में कितने अणुओं की संख्या होगी, तो हम उस प्रूफ पे आते हैं। तो देखिए हमने ये माना है कि एक यहाँ कोई अणु है जो यादृच्छिक रूप से गति कर रहा है और इसकी चाल c है, और जब ये कोई अणु गति कर रहा है तो इसका x घटक भी होगा, y घटक भी होगा और z घटक भी होगा। हमने इसके 3 घटक माने हैं u, v, w। मीन्स इस अणु की कुल चाल c है, x दिशा का घटक u है, y दिशा का घटक v है और z दिशा का घटक w है। अर्थात c² होगा u² + v² + w²। अब अगर हम ये बात कर लें कि हम अणु की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो अगर हम यहाँ पर एक प्रायिकता फलन काम में लेते हैं कि u और u + du के मध्य जो अणुओं के होने की प्रायिकता का फलन है वो fu du है। इसी तरह से y दिशा में v + dv के मध्य होने के अणुओं की प्रायिकता हमने fe dv मान ली। z दिशा में w और w + dw वेग के मध्य अणुओं की होने की संख्या की प्रायिकता fw dw मान ली। तो उस अवस्था के अंदर x तीनों दिशाओं में मिलाकर जो प्रायिकता फलन होगा, ये प्रायिकता फलन हो जाएगा fu fe fw du dv dw। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी कण के u से u + du, v से v + dv, z से z + dw, यानी इस कण के चारों ओर अगर वेग समष्टि के अंदर एक अल्पांश मान लिया जिसकी चौड़ाई du, dv और dw हमने वेग समष्टि में लिया है, यानी चौड़ाई du भी वेग है, dv भी वेग है और dw भी वेग है।
तो उसमें कणों की संख्या की जो होगी वो होगा dn इजिकल टू एन, अर्थात एन एफ यू एफ पी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक दिए हुए अल्पांश में अणुओं की संख्या इस फलन के द्वारा दी जाती है, और इसी के आधार पर हम वेग बिंदुओं के घनत्व की बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा dn अपॉन डी यू डी वी डी डब्ल्यू, मीन्स एफ यू एफ पी एफ डब्ल्यू का मल्टीपल अपने आप में वेग घनत्व को बताता है। इस तरह से हमने मैक्सवेल के बंटन के आधार पर भी हमने प्रयास किया है कि बंटन का नियम क्या है, और इस नियम के आधार पर हम अभी डेरिवेशन निकालना चाह रहे हैं। तो ये हमारा सूत्र है, जो आयतन घनत्व है, वेग आयतन घनत्व, वो हमने निकाला था एन एफ यू एफ पी एफ डब्ल्यू। मीन्स अगर हम एकांक आयतन में वेग घनत्व की बात करें तो वो हो गया एन एफ यू एफ पी एफ डब्ल्यू। निश्चित तौर पे नियत है, क्योंकि हमारे मैक्सवेल बंटन नियम के जो मूल अभिग्रहिता है उसके हिसाब से नियत होगा ना। अगर ये नियत है तो इसका मतलब इसमें जो डिफरेंशिएशन होगा, जो अवकलन होगा, वो शून्य होगा, क्योंकि किसी भी नियत क्वांटिटी का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है। इस आधार पर अगर हम इसका अवकलन करते हैं, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, हम यहाँ पर अगर पहले फलन का अवकलन करते हैं, फिर दूसरे का करते हैं, फिर तीसरे का करते हैं, तो जब हम पहले का अवकलन करेंगे तो इन दोनों को नियत रखेंगे, सेकेंड टाइम इसका अवकलन तो ये दोनों नियत रहेंगे, तीसरी बार इसका अवकलन तो ये दोनों नियत रहेंगे। या मैंने एक स्टेप आगे लिखा है, अवकलन करने के बाद मैंने एफ यू एफ पी एफ डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो समीकरण आएगी वो उस रूप में आएगी 1 अपॉन एफ यू डेल एफ यू अपॉन डेल यू डी, मीन्स यहाँ पे यू की टर्म्स हो गई। सेकेंड में बात करें 1 अपॉन एफ पी डेल एफ पी अपॉन डी वी डी वी, यहाँ पर सारी वी की टर्म्स हो गई, और तीसरा पद आ जाएगा 1 अपॉन एफ डब्ल्यू डेल्टा एफ डब्ल्यू अपॉन डेल्टा डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू 0। ये एक ऐसी अवकल समीकरण है जिसके तीन पदों में तीनों वेरिएबल अलग अलग है, एक में यू वेरिएबल है, दूसरे में वी और तीसरे में डब्ल्यू है, जो आपस में इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ हम इसी प्रकार एक और समीकरण में बात करते हैं जो हमने इनिशियली बात करी थी कि जो वेग है, अगर इसके घटक यू वी डब्ल्यू लिए हैं तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल होता है। चूंकि चाल नियत होनी है, दिए गए बिंदु कण की चाल नियत होनी है, तो अर्थात ये भी नियतांक है, और अगर इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यू डी यू प्लस वी डी वी प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू 0। इस तरह से एक समीकरण और दो समीकरण, इसके अवकलज भी डी यू डी वी डी डब्ल्यू है, और इसके भी डी यू डी वी और डी डब्ल्यू है। तो अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 2 को बीटा गुणा करके, एक रैंडम हमने फैक्टर ले लिया बीटा, तो समीकरण 2 का बीटा गुणा करके अगर समीकरण 1 में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये जो समीकरण आएगी वो इस रूप में। ये एक मेरा पद है 1 अपॉन एफ यू डेल एफ यू डी यू प्लस बीटा यू, ये पूरा मल्टीपल है डी यू का। इसी तरह से डीवी का मल्टीपल रिजल्ट डी डब्ल्यू का। इस अवकल समीकरण के तीन पद हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं तीनों पदों का योग शून्य है, लेकिन हम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अलग अलग डी यू कभी जीरो नहीं हो सकता, डीवी जब जीरो नहीं हो सकता, डी डब्ल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो ये समीकरण कब जीरो हो, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है और ये स्वतंत्र है। समीकरण तब जीरो होगी जब ये अलग से शून्य हो, ये अलग से शून्य और ये अलग से शून्य। तो मैं केवल अभी डी यू घटक को लेता हूं, तो इसका अवकलज मल्टीपल शून्य होना चाहिए, अर्थात 1 अपॉन एफ यू डेल एफ यू अपॉन डेल यू प्लस बीटा यू इक्वल टू 0। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूं और इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे पास आएगा log ऑफ एफ यू इज इक्वल टू माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2 प्लस ए, जहाँ एक कॉन्स्टेंट। अब अगर इस कॉन्स्टेंट को हमने log ए ले लिया तो मेरे पास ये समीकरण बन जाएगी log एफ यू माइनस log एफ ए इज इक्वल टू log ए लेना बस, माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2, अर्थात रीअरेंज करते हैं तो हमारा एफ यू हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा यू स्क्वायर बाई 2। यानी हमने जो प्रायिकता थी, जो यू घटक की प्रायिकता थी, वो प्रायिकता मेरे पास आ गई अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल माइनस अ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय यू स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली
अगर y कंपोनेंट में प्रायिकता देखेंगे तो एफ आ जाएगी ए कांस्टेंट ई माइनस बीटा वी स्क्वायर बाई 2 और z कंपोनेंट की प्रायिकता आ जाएगी ए ई माइनस बीटा ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास x घटक में u घटक, ये v घटक और ये z घटक। तो इसका मतलब अणुओं की संख्या की बात करें तो हमने ये कहा था कि इस रेंज के अंदर इस अल्पांश में वेग समष्टि के इस अल्पांश में अणुओं की जो संख्या है वो होती है एन एफ यू एफ पी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। अगर मैं ये मान रखता हूँ तो इसमें अणुओं की संख्या आ जाएगी एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बीटा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर जो अपने आप में सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है। और इससे हमारे पास वेग घनत्व आ जाएगा एन ए क्यूब ई माइनस बीटा सी स्क्वायर। हमने यहाँ पे बीटा बाई 2 को एक नया नियतांक माइनस बी ले लिया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मैक्सवेल का बंटन नियम है उसके अनुसार अगर हम वेग घनत्व की बात करें तो वेग घनत्व एन ए क्यूब ई की पावर माइनस बीटा सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यानी हमने वेग घनत्व का यहाँ पर एक वर्कआउट कर लिया है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने मैक्सवेल का बंटन नियम क्या है इसकी बात करी। मैक्सवेल के बंटन नियम के आधार पर हमने यहाँ पर प्रायिकता की बात करी और हमने एक एक्सप्रेशन ड्रॉ किया है वेग घनत्व के लिए। रो यहाँ पर वेग का घनत्व है, वेग घनत्व यानी अणुओं की संख्या का घनत्व है जो उस वेग परास में है। तो वो हमारे पास आ गया, देखिएगा आप एन ए क्यूब, एन हो गया एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, ए एक नियतांक है ई की पावर माइनस बीटा सी स्क्वायर। हमें पता है सी भी नियतांक है एक दिए हुए कण के लिए, एन भी नियतांक है। तो अब यहाँ पर दो वेरिएबल जो हमें जिनका नियतांक का मान ज्ञात करना है ए और बी, तब हम इसका डिटेल एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे। तो अगली कक्षा के अंदर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और मैक्सवेल बंटन नियम के इस रो के एक्सप्रेशन से पहले ए का मान ज्ञात करेंगे, फिर बी का मान ज्ञात करेंगे और ए और बी के मान से मूलतः हम वी सी और सी प्लस डी सी वेग परास के मध्य अणुओं की संख्या का एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जिसे हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या एक्सप्रेशन फॉर मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, जिसके आधार पर हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। आज की क्लास का ये पार्ट होता है। थैंक यू।